नमस्कार, किसान रेडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं राज झा। हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं ऐसे लोगों से जिनके लिए किसानी और खेती एक अलग अलग विषय है, जो अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो अपना परिचय स्वयं देंगे। वो पूर्णिया से हैं और मैं चाहता हूं सर आप अपना परिचय दें कि आप पहले क्या करते थे, अब क्या करते हैं, और ये किस तरह की खेती किसानी है जो आप करते हैं सर। ये पहले तो सबको नमस्कार मेरा। और मेरा नाम हिमकर मिश्रा है। और मेरी कहानी बहुत रोचक है वैसे। मैं पहले रिलायंस कंपनी में मैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। और मैं 10 वर्षों तक रहा वहाँ। मैं कॉर्पोरेट लाइफ में था। उससे पहले मैं टेक्सटाइल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट रहा। तो ये सब होते हुए अचानक 2016 में मैं कभी आना नहीं चाहता था इस क्षेत्र में। और शाम पे मैं कॉर्पोरेट लाइफ मुझे लगता था कि वही ये है। 2016 में पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि मैं एक मरीचिका में जी रहा हूँ। तो मैं वापस आया अपने पैतृक गांव में, शहर में, पूर्णिया में। और वहाँ मेरे पिताजी जो इसको चलाया कर रहे थे, तब तक वो जो प्राकृतिक फार्म को हमने कन्वर्ट किया अपने पुश्तैनी जमीन को, फार्म को। तो उसके बाद वो चूंकि काफी वृद्ध हो चुके थे, तो उनको हम लोग अपने साथ भोपाल ले गए। और फिर मेरा यहाँ आने का क्रम शुरू हो गया। तो शुरू में तो साल में 2 बार 3 बार मैं आता था। अब लेकिन मैं साल में 2 बार 3 बार 10 दिनों के लिए सिर्फ भोपाल जाता हूँ। मैं भोपाल में वैसे रहा 20 साल से था। तो ये है मेरा परिचय फ्रॉम अ कॉर्पोरेट लाइफ टू ये नेचुरल फार्मिंग। अब तो मैं एक पैशनेट प्राकृतिक किसान हूँ। प्राकृतिक पद्धति से मैं अपनी खेती करता हूँ यहाँ। सर ये प्राकृतिक पद्धति क्या है? सर ये क्या है ना कि ये हम इसे कहते हैं कि ये प्रकृति की ये प्रकृति की कृषि है। कृषि जो है तो प्रकृति करती है और हम इसमें सहायक की भूमिका निभाते हैं। कहने का मतलब है कि हम एक फूड फॉरेस्ट हमने क्रिएट किया है यहाँ। और ये जिसमें हमने और हमारा ना ये मासानोबू फुकुओका के मॉडल पे हम लोगों ने अपने फार्म को विकसित किया है। माने और ये जीरो टिल फार्म है। माने इसमें जोत नहीं होती है, इसमें ट्रैक्टर और हल की कोई भूमिका नहीं है। और हम लोग वर्टिकली इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं। जो सीधी फार्मिंग कृषि होती है उस टाइप से, जहाँ हम लोग सौर ऊर्जा को भी हार्नेस करते हैं। तो उसके तहत हमारा जो मोरिंगा या सहजन का जो पेड़ है वो मेरा फर्स्ट लेयर ऑफ सनलाइट हार्वेस्टिंग होता है। उसके बाद सू बबूल जो है वो दूसरा लेयर ऑफ सनलाइट हार्वेस्टिंग होता है। उसके थोड़ा नीचे आते हैं तो हमारा सिट्रस जो है वो हो जाता है। जो हम लोग गंधराज नींबू और शंकर द्रव नींबू जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ नींबू होती हैं वो हमने लगाया है। उससे छनते हुए फिर वो पिंक पेपर हमने लगाया है, जो गुलाबी मरीच होता है, जो कि बेसिकली ब्राजीलियन बेरीज के नाम से जाना जाता है। तो वो लगाया हूँ। उसके नीचे फिर हम लोगों ने टूअर भी लगाया है। और टूअर के नीचे हम लोग ये खस लगाए हैं। और खस के नीचे जमीन के अंदर में हल्दी और ओल जो होता है, सूरन जिसको हम लोग जिमिकम कहते हैं यहाँ, वो हमने लगाया है। तो सर और ये फार्म कितने एकड़ में है? ये फार्म 50-60 एकड़ में है सर। ये 60 एकड़ में फेंसिंग की हुई है? नहीं, हमने ये भी बड़ी आपको रोचक लगेगा ये, क्योंकि हमने फेंसिंग नहीं किया है, पर हमने प्रकृति की ही फेंसिंग की है। उसमें माने कहने का मतलब कि सागवान के पेड़ हमने लगा दिए हैं, कदम के पेड़ लगे हुए हैं उसमें बाउंड्री पर पूरा। तो वही मेरा एक प्राकृतिक घेराबंदी है एक तरह से माना कहा जाए तो। बांस है वहाँ पे, सिमर है वहाँ पे। तो ये सब क्या होता है कि इसका मेन कारण ये भी है कि आप ये जो हार्डी ट्रीज होते हैं ये विंड ब्रेकर्स का काम करते हैं। माने जो तूफान या आंधी तूफान आते हैं उसके वेग को लोग रोकते हैं काफी हद तक, ताकि उसके बाद जो उसका वेग को कंट्रोल करते हुए फिर तो आपकी डैमेज टू दी क्रॉप्स बहुत कम होता है, नुकसान कम होता है, मैंने कंपैरेटिवली नहीं के बराबर टाइप का होता है। तो ये विंड ब्रेकर्स के रूप में यूज करते हैं। प्राकृतिक घेराबंदी के रूप में इन बड़े बड़े वृक्षों को हम लोग यूज करते हैं। और कदम के बारे में हम फिर से अभी जब चर्चा के क्रम में मैं आपसे बताऊंगा कि कदम इज परहैप्स द मोस्ट अंडररेटेड ट्री जो हम लोग बात करते हैं। उसके बारे में आप मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे 2 मिनट इसके लिए अलग से कदम पर आप मुझसे पूछेंगे। तो क्यों ना हम लोग एक कदम के ऊपर अलग से ही प्रोग्राम कर लेंगे सर। हाँ, ये भी काफी अच्छा रहेगा कि मैं चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों के बीच में कदम के बारे में पहुंचे, क्योंकि ये जाता है ये पेड़ पूरा।
जो लगाते भी हैं किसान लोग, वो सिर्फ फ्लाई के लिए लगाते हैं, सोशल कमर्शियल फार्मिंग के लिए लगाते हैं। 5 साल में वो लोग काट लेते हैं, फिर वो फ्लाई इंडस्ट्री में चला जाता है वो। पर कदम के गुण उससे बहुत ज्यादा है, मैंने मच मोर देन दैट, मानवता के लिए भी। तो आज सिर्फ फार्म की बात करते हैं सर, और जानना चाहते हैं कि असल में किसान रेडियो जो कोशिश कर रहा है, हमारे पास बहुत से ऐसे फ़ोन आते हैं जो आजकल कॉरपोरेट जगत में लड़के हैं, दिल भर गया है, जैसे अभी कईयों की नौकरियां चली गई हैं, सबका एक तरफ से रुझान ये हो गया है कि अगर कुछ भी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो वहाँ क्यों ना चला जाए जहाँ कुछ निश्चित है, और थोड़ी बहुत पैतृक संपत्ति सबकी है। तो ये जो सर खेती आप बता रहे हैं, ये कमर्शियल है या स्पिरिचुअल है या आत्म सुख के लिए? सर ये सब कुछ है। स्पिरिचुअल तो एट द कोर ऑफ इट तो स्पिरिचुअल है ही ये, पर ये कमर्शियल है, रेम्यूनरेटिव है, वायबल है। और इसमें रिटर्न्स की बात है, अगर आप मार्केट हम लोग ढूंढ लें तो 300% रिटर्न है इसमें एग्रीकल्चर में। तो आपके पास कितने नींबू के पेड़ हैं, कितने? आप तो बहुत नींबू के पेड़ सर सब मिला के मेरे ख्याल से तकरीबन 1 लाख पेड़ होंगे सर वो नींबू के। वो जिसमें से शंकर द्रव्य और गंधराज नींबू जो है उसका वो मेजॉरिटी में सबसे ज्यादा वही है। और उसके अलावा हमने इस वर्ष पिछले 6 महीने में करीब 30,000 वो भी लगाए हैं, जो थाईलैंड के जो बीज रहित नींबू होती हैं जी, वो भी हमने लगाया है। उसकी मार्केट है सर? मार्केट सबकी है सर, क्योंकि हमारे एक लिसनर हैं जो कि भागलपुर से हैं, और उन्होंने ये सीडलेस किसी साइंटिस्ट के कहने पे 1.5-2 एकड़ में लगा लिया। क्रॉप भी अच्छी होती है, पर वो बेच नहीं पा रहे हैं। जबकि मधुबनी में सर, 1 मिनट, जबकि मधुबनी में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने 1.5 कट्ठा जमीन में ही कुछ पेड़ लगा रखे हैं और साल के लाख रुपए कमा रहे हैं। लेकिन वो जो अपना देसी नींबू होता है, जमेरी या कागजी जो भी उसको कहते होंगे, तो कागजी नींबू की बात आप कर रहे हैं, जी, तो उसको वो बेच लेते हैं और 1-1.5 लाख रुपया कमा लेते हैं। वैसा ही कोई मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कागजी नींबू तो बहुत ही सब स्टैंडर्ड और बहुत ज्यादा उसमें औषधीय गुण भी नहीं है जी। और ये जैसे गंधराज नींबू है या शंकर द्रव्य नींबू है या बीज रहित नींबू की बात जो हम लोग कर रहे थे जी, वो उसमें औषधीय गुण बहुत है। और सबसे मैंने आपके जैसे अभी कोविड का जो कोरोना का समय है जी जी, यहाँ इसमें आपके इम्यूनिटी बूस्टर जो के रूप में बहुत बड़ा काम करता है। इसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा होता है जी, और जो कि बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। बट बाकी कागजी उगजी में इट इज वेरी सिट्रिक। तो ये जो नींबू गंधराज और शंकर द्रव्य और बीज रहित है ना, ये आपके बॉडी को एल्कलाइन टर्न करने में काफी सहायक होता है ये। और इसके जो छिलके होते हैं उसमें भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होता है। तो हम लोग अभी हम जो मौसम खुल जाएगा तो हम उसके छिलके का ना पाउडर भी बनाने वाले हैं, लेमन पाउडर बनाने वाले हैं ये। इसकी काफी ज्यादा मांग है। और ये वैसे वो जो भागलपुर वाले किसान भाई की बात आप कर रहे हैं जी, उनको सही में मुश्किलें तो आ रही होंगी, क्योंकि वो देखिए कोई भी चीज को अगर आप हम इसको एक कॉर्पोरेट एक उद्योग के रूप में देख रहे हैं बेसिकली। तो इसमें आपका एक विजन होता है कि ब्रेक इवन कितने साल का होगा, कितने साल पे ब्रेक इवन होगा। देखिए कोई भी चीज इंस्टेंट नहीं होगा। तो आपको पहले ये करने से पहले आपको पहले एक मार्केट सर्वे करना चाहिए, कहाँ मार्केट हम टैप कर सकते हैं। पूर्णिया भागलपुर में इसका मार्केट सही में नहीं होगा। लोग वहाँ पे आदी हो चुके हैं, मैंने एडिक्टेड है बेसिकली कागजी नींबू के। तो आपको एक अवेयरनेस कैंपेन भी करना पड़ेगा, आपको ढेर सारा प्रोग्राम्स करना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर्स हैं उनको बुलाना पड़ेगा एक प्रोग्राम में, कोई क्लब में यहाँ पे, वहां जाके आपको इसको शोकेस भी करना पड़ेगा, ताकि ये इंटरेक्शन हो, ताकि आप डोमेस्टिक मार्केट जो आपका लोकल मार्केट को आप टैप कर सकें। और अन्यथा क्योंकि मेरे साथ एक एडवांटेज था कि मैं चूंकि रिलायंस कंपनी का हेड था, मैंने प्रदेश अध्यक्ष था वहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो चूंकि और मैं कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता था, तो मेरा अपना नेटवर्किंग भी रहा था, वो भी काम आया इसमें। और प्लस मैं जैसे सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव हूँ और मैं बहुत सारे ब्लॉगिंग करता हूँ, फिर मैं लिखता भी हूँ उसके बारे में, तो उसके कारण एक सपोर्ट बेस काफी ज्यादा तैयार हो गया। और मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ और मेरे पास करीब 15 लोगों के दिल्ली से फोन आए हैं जिन्होंने मांग की है कि आप हमें डायरेक्टली यहाँ भेज दिया कीजिए। जो ऑर्गेनिक स्टेट है वो लोग से भी मेरी बात हुई है अभी। वो लोग उन लोग के लिए मैं बागडोगरा एयरपोर्ट से फ्लाइट से भेजने का हमारा प्लानिंग चल रहा है अभी कुछ दिनों में। तो जो लोग हाँ, तो वो बॉम्बे में पूरे इंडिया में बेसिकली। तो आपको इसका एक मार्केट है,
आप समझ लीजिए कि आज आपका जो कुल बाजार है उस बाजार का 5% ये है, लेकिन वो 5% जो आपके ग्राहक है वो प्रीमियम ग्राहक है, जिनको प्रीमियम पे खरीदने में दिक्कत नहीं होती है। अब कागजी नींबू आपका 1 रुपया में 2 मिल जाता है, और ये जो है सो आपको 10 रुपये में 1 मिलता है या 15 रुपये में 1 मिलता है। और दिल्ली में तो जो बिग बास्केट वगैरह कंपनियां हैं वो लोग तो 350 रुपया किलो के हिसाब से बेचती हैं। जी। ऐसे ही एक हमारे मित्र पूर्णिया के पास ही हैं, वो जो उन्होंने एक नींबू की खेती करी है और उसके नीचे जो जमीन रह गई है उसमें वो मछली लगाते हैं। तो हमें इस तरह के इनोवेटिव फार्मर्स से बात करके बड़ा अच्छा लगता है। सर, हाउ अबाउट लेबर? क्या लेबर की उपलब्धता है? थोड़ा सा लेबर की जरूरत हमें 2 बार 3 बार पड़ती है साल में। तो वो होता है कि ये चूंकि जंगल बने, हम लोग ने वन क्रिएट किया है ना, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है काफी एक्सटेंसिव यहाँ पे। तो जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि खत की खेती हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं, तो हम लोग इको टास्क फोर्स को भी हम लोगों ने, उन्होंने भी हमसे खत लिया है, करीब 1.5 करोड़ खत पिछले बार, जो गंगा संरक्षण में और भूस्खलन रोकने के इसमें, पिथौरागढ़ में, मराठवाड़ा में वो जल रिचार्ज करने के लिए, जल को बचाने संरक्षण करने के लिए उन्होंने पिथौरागढ़, मराठवाड़ा, इलाहाबाद, जहाँ पे चीफ मुख्यमंत्री के सामने में आर्मी वालों ने इको टास्क फोर्स, जिसको ये टेरिटोरियल आर्मी के जो अधिकारी हैं, उन्होंने एक एग्जीबिशन रखा था जहाँ उन्होंने हमको डेमो भी दिया था हमारे खस को ले जाके। और यहाँ पे समाचार पत्रों में और टीवी में काफी इसको प्राथमिकता से इसको कवर भी किया गया था इस मुहिम को। तो ये कहा कि ये खस जो है सो आपको शहरी विकास में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है, और सरकार जागी नहीं है या अभी जागना नहीं चाहती है, क्योंकि ये सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और दी प्योरेस्ट वे ऑफ जैसे यहाँ पे शहरों में ड्रेन्स का रहता है प्रॉब्लम, नालों का चोक ड्रेन्स रहता है, उसके अगर दोनों तरफ अगर हम लोग कॉलम लगा दें खस की, तो वो जो कचरे का जो पानी है वो भी दोष मुक्त हो जाता है, मैंने कहा। और बदबू जो आती है वो बदबू को एब्जॉर्ब कर लेता है ये खस जो है। और खस का एक तेल भी निकलता है, जो लोग तेल निकालना चाहते हैं वो तेल भी निकाल सकते हैं उसका, क्योंकि वो तेल बिकती भी है 25,000, 30,000, 40,000 रुपए किलो के हिसाब से। हाँ, तो ये है इसमें बने ये कहा कि देखिए अभी के हम लोग किसान जो है सो शोषित वर्ग हैं। किसान के नाम पे सब कुछ होता है और किसानों को कुछ नहीं मिलता है जी। तो अब ये किसान हमेशा ये रोना, हमको मेरा ये व्यक्तिगत मत है कि किसानों को रोना नहीं चाहिए अब, और ये कि सरकार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आपने किया और आप अपनी पूंजी, आप अपना बाजार ढूंढिए और अपना बेचिए। उसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि अब किसान कहीं भी अपना जाके बेच सकता है, जाके अपने उत्पाद को। तो ये एक स्वागत योग्य कदम है इसमें। तो आप यहाँ पे निर्भर मत रहिए, आप अपना सोशल मीडिया का बहुत बड़ा माध्यम है आपके पास, इसमें आपको एडवर्टीजमेंट की भी जरूरत नहीं है, वो कॉस्ट भी नहीं है आपका। तो उसको लेके आप अपनी बारे में लोगों को, अधिक से अधिक लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएं, और ये बाजार आपके डोर स्टेप पे आएगा। एक बार वो देखिए, अभी क्या होता है कि जैविक के नाम पे या प्राकृतिक के नाम पे भी स्कैम होता है। जैसे हमारे खेत में पिछले 20 वर्षों से कोई भी रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं पड़ा है, बाजार का कोई भी जैविक खाद भी नहीं पड़ा है उसमें, और जो हम वर्मी कंपोस्ट और घन जीव अमृत का प्रयोग करते हैं वो भी हम इन हाउस निर्मित करते हैं जी। और उसका भी हम बहुत ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं। हमने एक नर्सरी भी विकसित की है अपना, तो उस नर्सरी में जब हम जो नर्सरी बनाते हैं उसमें 2/3 उसमें बायोमास होता है, 1/3 मिट्टी होती है, उसी में हम लोग थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिलाते हैं, अमृत पानी मिलाते हैं, और उसके बाद और उसको जो कटिंग हम लोग लगाते हैं उसमें, तो उसमें भी हम लोग रासायनिक जो रूटेक्स आता है वो यूज नहीं करते हैं। उससे ज्यादा अच्छा फिक्सर होता है शहद। हम लोग शहद भी बहुत बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। तो शहद हम करीब 30,000 किलो सालाना हम लोग निर्माण ये करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और मोनोफ्लोरल रॉ हनी करते हैं हम लोग। तो जो हनी का एक बक्सा हम एक अलग बाल्टी रख लेते हैं, और रूटेक्स की जगह उस कटिंग को उसी में डुबा के, हनी में डुबा के, और फिर उस कटिंग को हम लोग 2/3 बायोमास और 1/3 मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और घन जीव अमृत की बात हम लोग कर रहे हैं, उसी में हम लोग कटिंग्स को लगाते हैं, और वो ज्यादा अच्छा से विकसित होता है, और उसको हम लोग बाद में जाके सॉइल में इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। तो लेबर इसी सब में आपका लेबर का लगेगा, और 3 बार आपको थोड़ा सा पूर्णी का खस का घास भी 7 में 8 फीट 10 फीट तक हो जाता है। तो उसको वो चारा के काम में बहुत आता है वो। तो एक तो हम लोग तो अपने गांव में, हमारे पूरे गांव की महिलाएं हमारा चारा ले जाती हैं वहां से,
मवेशी को जो कि मुफ्त में ले जाती हैं, चोरी छुपे काट के ले जाती हैं, हम भी आज आंख बंद कर लेते हैं उसमें। और हमारी भी जो मवेशी है उसका भी चारा और खस का जो ये आता है। और दूसरा मैं आपसे एक बात और कहना चाह रहा था कि हम जो खेती कर रहे हैं इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो इंसानों के लिए हमारे लिए मवेशी के लिए और जमीन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद क्या है, तो हम एक तो सबसे प्राथमिक तौर पर नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स लगाने में हमारी प्राथमिकता रहती है। तो जैसे हम लोग तुअर लगाते हैं तो तुअर जो है जो लेज्यूम्स है वो बहुत नाइट्रोजन फिक्स करता है और 2 साल 3 साल तक हम उसके फसल लेते हैं उसके। आपने तुअर का आपने ये देखा होगा, बहुत सारी फसल देखी होगी, पर तुअर का जंगल आपको सिर्फ समरशेल प्राकृतिक फार्म रामनगर में दिखने को मिलेगा, जो कि एक हार्वेस्ट हम लोग अभी ले भी चुके हैं, एकदम पूर्ण शुद्ध मैंने प्योरेस्ट ऑफ दी प्योर हम लोग उसमें ग्रो किए हैं और बहुत ही अच्छा वी हैव बस्टेड द मिथ ऑफ all these fertilizer based produce and everything। तो एक ये है। दूसरा हमारे मन में क्या है कि हम लोग जो भी पौधे लगाते हैं उसके चारों तरफ खत रहता है लगा हुआ, और हम लोग इस बार धान में भी हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं सीड बॉल्स का, जो हमने किया भी है। पानी जो हमारा जो धारी वाली जमीन है उसमें पानी रिसीव किया है, तो जहां से हमने खत उखाड़ा है तो वहीं पे हमने सीड बॉल के अंदर तीन बीज जो हमने उसको भी हमने क्या किया था कि रात भर अंकुरित किया है अमृत पानी में और ये सब में। उसके बाद गीले कपड़े में ढक के उसको अंकुरित होने के लिए छोड़ दिया, और जब वो अंकुरित हो गया तो तीन बीज हमने एक बॉल में रखा, और जहां से हमने खस उखाड़ा था तो वहीं पे उस बॉल को रख के वहां पे मिट्टी से ढक दिया है 10 दिन पहले। और आज आपसे बात करते हुए मेरे मैनेजर का फोन आया मेरे काम से कि बहुत ही बढ़िया तरीके से वो विकसित हो रहा है वो वहां पे। तो ये एक बिहार के लिए तो पूरा सीड बॉल वाला कंसेप्ट लोग सुने भी नहीं होंगे शायद, मेरा जहां तक अनुमान है, पर ये चीज मैं लागू करके मैं चाहता हूँ कि ये लोग उनको मैं दिखाना चाहता हूँ, और देखेंगे भी सर जब जैसे ये फसल होगी वहां पे अभी, तो कि लोग कैसे खुद ब खुद आएंगे और उनका लेबर कॉस्ट भी कट जाएगा उसमें। आपको तो बॉल में बना के करना है, जहां आप 20-25 लग रहा है वहां आपको 7-8 50% से कम आपका लेबर कॉस्ट हो जाएगा उसमें, और आपको कुछ डालना नहीं है उसमें। सर एक प्रश्न, और ये भी भ्रांति, इसमें भी भ्रांति है कि ये नहीं करेंगे तो फंगस लग जाएगा, वो लग जाएगा। हमें तो इस टाइप का कोई भी चीज की अभी तक अनुभव नहीं हुआ पिछले 4 वर्षों में। मैं 2016 के अगस्त में मैंने हार्ट एंड सोल और पैशन के साथ इसमें घुसा हूँ इसमें। मुझे आज तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया है, क्योंकि एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहता था जी। कि जो हमारे जो इकोसिस्टम है इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जो पेस्ट्स हैं, जो ये है ना, जितने भी हैं इंसेक्ट हैं पेस्ट्स हैं, इसमें से 95 to 97% जो है वो नॉन वेजिटेरियन पेस्ट्स हैं, यानी कि दे फीड ऑन वन अनदर, सप्लाई चेन बना हुआ है, एक दूसरे को लोग खाते जाते हैं। 2% है जो हर्बीवोरस हैं और जो आपके इसके लिए घातक हैं या हार्मफुल है, हानिकारक हैं। तो हम उस 2% को मारने के लिए हम बाकी 97% जो हमारे बंधु हैं उसका भी हम लोग नाश करते हैं इसमें इस क्रम में। जब आप छोटे रहे होंगे और गांव में जब आप आम के सीजन में आप जाए बने आम खाने के लिए बगीचे में जाते होंगे, बहुत सारे पेड़ में आप देखते होंगे बड़ी बड़ी लाल चिट्ठियां थी जो एक बार फटती थी तो बहुत लहरा देते थे, मैंने ऐसा स्टिंग लगता था कि मैंने बहुत देर तक उसका असर रहता था। अब वो ऑलमोस्ट लुप्त होते जा रहा है वो, बिकॉज एवरी ईयर आपको उसमें वो डाल देते हैं। फिर आप मीठा करने के लिए क्या कि देखिए ह्यूमन बीइंग जो है ना बाय नेचर ग्रीडी होता है, एक बार पैसा देखता है सोचता है कि वो मल्टीप्लाई 10 टाइम कैसे हो जाए। तो उस क्रम में वो क्या करता है कि फल को भी पकाने के लिए वो एक कोई विपुल फ्रेशनर होता है उसका स्प्रे मार देगा, एक उसके बाद वो कीटनाशक का स्प्रे लगा देगा वहां पे ये। तो वो सब चीज से मैं लोगों को दूर करता जा रहा हूँ, और मैं अपना खुद का उदाहरण पेश करके, अभी आपको आश्चर्य होगा जान के कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे फार्म विजिट पे आने वाले थे जनवरी में, और पूरे अखबारों के फ्रंटलाइन में था कि वो समरशेल प्राकृतिक फार्म देखने आ रहे हैं, ये हेडलाइंस था सब जगह। लास्ट मिनट में कुछ राजनीति के कारण और कुछ मौसम के कारण वो नहीं आ पाए, पर मुख्यमंत्री जी के जितने सचिव और प्रधान सचिव थे IAS लोग, वो लोग हमारे फार्म पे आए, और उनमें से एक थे जो पूर्णिया के कभी DM रहते थे हुआ करते थे, दीपक सिंह, जो वर्तमान में प्रधान सचिव वन और पर्यावरण है बिहार सरकार में। जी। उन्होंने वो विजिट किया और वो इतने प्रभावित हुए कि वो पटना जाके उन्होंने बेतिया से एक बस किसानों को 1 दिन का वर्कशॉप के लिए मेरे पास भेजा हमारे फार्म पे, और उन लोग के जाने के 10 दिन बाद उन्होंने बांका और जमुई से फिर दो बस किसानों का दल हमारे इसमें भ्रमण पे आए थे फार्म पे पूरे दिन के लिए। तो इस तरह से कि सरकार के कानों तक भी बात पहुंच रही है।
सर मैं इस बारे में आपसे थोड़ा सा डिटेल बात करता हूँ। जैसे हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो खेती में आना चाहते हैं और हो सकता है उनके पास 50 एकड़ ना हो, 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, 1 एकड़ हो, और स्मॉल फार्म्स का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको एक फैमिली के लिए काफ़ी कर देता है एक स्मॉल फार्म बनाने के लिए, 1 एकड़ 2 एकड़। तो क्या आप इन बच्चों को कंसल्टेंसी दे सकते हैं या आपको वर्कशॉप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। जो हम देखिए, मैं उतना मैंने देखिए, मेरा मेरा जो भी ये है ना अनुभव आधारित है, ये मैं लर्निंग बाय डूइंग कर रहा हूँ। माने मैं ऐसा कोई रिसर्च और मैं कोई एग्रीकल्चर का बेस नहीं रहा है, कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, पर हाँ हमारे इस क्रम में हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो मेरे जीजा जी हैं, पतंजलि झा नाम है उनका, जो कि वर्तमान में मुख्य प्रधान आयकर आयुक्त हैं कर्नाटक और गोवा के। तो अन्वेषण के हैं वो, बेसिकली इन्वेस्टिगेशंस में है। तो उन्होंने फुकुओका की किताब पढ़ी थी, वन स्टार रेवोल्यूशन, और वो पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। तो उन्होंने जो बांका देवघर के हैं, तो उन्होंने वहां अपनी पैतृक जितना भी उनकी जमीन थी उनके पिताजी की, उन्होंने उसको बेचा और मध्य प्रदेश में खरगोन जिले में खलघाट है नर्मदा नदी के तट पर, वहां उन्होंने कोई जमीन खरीदी वहां, और वहां पे इस मॉडल को उन्होंने सफलतापूर्वक ये किया। और आज उनका माने जो नेचुरल फार्मिंग में उनका हर एक वीक 2 वेबिनार्स हो रहे हैं, जिसमें नीति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार भी जुड़े हुए हैं, उनकी पत्नी भी जुड़ी हुई हैं, बिहार सरकार के जितने सीनियर आईएएस लोग हैं वो लोग, जो लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग भी जुड़े हुए हैं उसमें। तो उनके मार्गदर्शन में ही हमने इनको किया है। तो ज्ञान उनका है और मैं किया हूँ, और अपने अनुभव से आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ गुड स्टूडेंट बेसिकली। यू आर अ गुड टीचर आल्सो सर। यू आर अ गुड टीचर आल्सो, एंड आई वांट दैट कि जो हमारे बिहार के लड़के हैं जो ये करना चाहते हैं, ये तो मैं नहीं कर सकता, इसका दावा मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ स्टूडेंट अच्छा हूँ और सीखता जल्दी हूँ इसका, मैंने खास करके, और अपने साथ साथ हमारे साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनको भी इसके महत्व को समझाता हूँ, और वो लोग भी आ गए हैं। बने हमारा जो मैनेजर है उनकी भी कुछ जमीन है, तो वो लोग भी कर लिया, और वो लोग भी सिर्फ वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। वो भी हमारे यहाँ जो इन हाउस निर्मित होता है उस वर्मी कंपोस्ट का वो लोग प्रयोग करते हैं वहाँ। तो धीरे धीरे ये होता जा रहा है। तो ये है इसमें जो हमारा जो किसानी का जो मॉडल है वो ये है ही। और सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और अवश्य मैं कदम के ऊपर तो आपके साथ एक अलग बातचीत करूंगा ही। जी मैं करना चाहूंगा, एक मैं कदम पे करना चाहूंगा और एक अगस्त्या पे करना चाहूंगा, जो भी हमने बहुत पैमाने पे लिखी है। बिल्कुल सर, अगस्त्या के बारे में मैं आपको बता दूं कि अगस्त्या के पत्ते का जूस अगर आप सुबह सुबह खाली पेट पर पियेंगे, आपका लिवर, आपका स्प्लीन, आपका न्यूरोलॉजिकल, ये महिलाओं में कदम में, और अगस्त्या में जो खास चीजें हैं, महिलाओं में जो माहवारी की जो परेशानियां होती हैं, ज्यादा फ्लो का, कम फ्लो का, पेन का, वो सब चीज में इतनी मददगार साबित होती है। और ऑन टॉप ऑफ, और गले का जो रोग, जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, कोविड जैसा जो है, उसमें बहुत जबरदस्त होता है। बिल्कुल बात करेंगे सर, इन पे अलग अलग बात करके लोगों तक ये जानकारी देना हमारा काम है, और हम चाहेंगे कि जो नए युवा हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो आपसे बात करें, सोशल मीडिया पे जुड़े और सीखें कि चाहे स्मॉल, देयर इज नथिंग कॉल्ड बिग और स्मॉल, इट इज द इंटेंशन व्हिच इज हैज टू बी गुड। और प्राकृतिक खेती जो है अपने आप में एक नया आयाम है। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं फिर किसान रेडियो की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ, और हम जल्द ही जुड़ेंगे सर। आपसे जुड़ने का अवसर मिला, और हम लोग चर्चा में रहेंगे, हम लोग टच में भी रहेंगे, और ये मेरा सही में सौभाग्य है कि मैं इतने लोगों को पहुंचा पाया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।